आज हम लोग क्लास 9 में अध्याय 7 ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग लाइन एंड एंगल खत्म कर चुके हैं। अध्याय 6 अध्याय 7 हम लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज, उसमें हम लोग को ट्रायंगल दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के जड़ से। और देखिए ध्यान से आप लोग एक एक लाइन देखिए। यहाँ पर त्रिभुज का मतलब होता है 3 प्लस भुज, ठीक है। उसमें 3 का मतलब होता है 3 और भुज का मतलब होता है भुजा से, यानी कि साइड से। 3 मीन्स ट्राई जिसको बोलते हैं ट्रायंगल में, ट्राई मीन्स 3 भुजा हो जाता है। तो यहाँ पर भुजा 3 हुआ। 3 भुजा से बनी हुई आकृति को, बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग एक और परिभाषा दे सकते हैं कि 3 रेखाओं से प्रतिच्छेद करती हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखा देखिए 1 2 3 तीनों प्रतिच्छेद कर रही है, तीनों रेखाएं, और इससे जो ये आकृति बनी है ये आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है क्या क्या होता है। देखिए यदि कोई त्रिभुज ABC हो तो त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। यहाँ पर लिखा गया है किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष और 3 भुजाएं होती हैं। पहले इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग लिखते हैं। तो शीर्ष देखिए ABC, यानी कि तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वो बिंदु शीर्ष कहलाता है त्रिभुज का। देखिए यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा काट रही है दूसरे को, तो यहाँ पर शीर्ष A हुआ, यहाँ पर B हुआ, यहाँ पर C हुआ। शीर्ष कभी भी हम लोग लिखेंगे तो एक अक्षर का होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखे हैं शीर्ष A, B और C। भुजा में हम लोग 2 शीर्षों को बीच की दूरी को लेते हैं, ठीक है। तो A और B के बीच की दूरी को हम लोग AB लिखते हैं, B और C के बीच की दूरी को हम लोग BC लिखते हैं, और A से C के बीच की दूरी को AC लिखते हैं। यानी कि 3 भुजा हमको मिल गई, AB पहला, दूसरा BC और तीसरा AC। त्रिभुज की शीर्ष त्रिभुज का कोण कहलाता है, एंगल। ये जो वर्टेक्स है A, B और C, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो वर्टेक्स है A, B, C, ये उस त्रिभुज का कोण कहलाता है। और कौन सा कोण? अंतः कोण, अंदर का। ये कोण A की जब बात होगी तो ये एंगल होगा, तो कोण B की बात होगी तो ये एंगल होगा, और कोण C की बात होगी तो ये एंगल होगा, अंदर का। अंदर के कोण को हम लोग यहाँ पर जब भी त्रिभुज के कोण कहा जाएगा इसका मतलब कि वो अंदर का कोण, अंदर का मतलब इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, अंतः कोण जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोण A को कैसे कैसे लिखते हैं। देखिए कोण A को हम लोग हिंदी में लिखेंगे कोण A। कोण का संकेत ये होता है, देख लीजिए, और उसके साथ A लगा लेंगे तो कोण A हो जाएगा। कोण A को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BAC, देखिए BAC, ठीक है, कोण BAC, और उसमें कोण का चिन्ह हम लोग लगा दिया है BAC। कोण CAB, ठीक है, एंगल CAB हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी कोण को हम लोग 3 तरह से लिखते हैं। एक होता है बिंदु, एक शीर्ष द्वारा जो सूचित किया जाएगा उसे भी हम लोग कोण ही पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर कि जो कोण हम लोग लिखते हैं, यदि ये तीनों शीर्षों का प्रयोग करके यदि हमें कोण लिखना है तो जिस कोण को हम लिख रहे हैं वो कोण बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर A बीच में है, यहाँ भी देखिए A बीच में है, B यहाँ पर शुरू में है, इसमें लास्ट में है, इसमें C लास्ट में है, इसमें C शुरू में है, इतना का ही अंतर है। लेकिन A हमेशा B में ही बीच में ही रहेगा। जिस कोण को हम लोग लिखेंगे और यदि तीनों शीर्ष का प्रयोग करके हम कोण लिखना चाहते हैं तो जिस कोण को हम लिखना चाहते हैं वो कोण हमेशा बीच में रहेगा। जैसे एंगल B को हम लोग कोण B भी लिख सकते हैं केवल, और क्या लिख सकते हैं ABC, ठीक है। फिर इधर से चलिए CBA लिखे हैं, देखिए ABC और CBA। उसी तरह एंगल C को हम लोग एंगल C भी लिख सकते हैं, और कोण ACB भी लिख सकते हैं, देखिए ACB C बीच में है। फिर BCA भी लिख सकते हैं, देखिए BCAC बीच में है। यहाँ पर हम लोग कोण C लिखे हैं तो C बीच में है, यहाँ पर कोण B लिखे हैं तो कोण B जो देख लीजिए मिडल में है, और A लिखे हैं तो A बीच में है। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग कोण कैसे लिखते हैं, उसकी भुजाएं कैसे लिखते हैं, शीर्ष क्या कहलाता है, इस त्रिभुज की भुजाएं क्या कहलाती है, इसके बारे में यदि जानकारी रहेगा तो हमको नहीं लगता है कि त्रिभुज में आप लोग को कोई दिक्कत होगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, यदि कोई दिक्कत हो तो पूछना है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है। तो हम लोग एक उदाहरण देते हैं आप लोग को कि यदि हम लोग किसी एक ही माप के दो त्रिभुज लेंगे, एक ही माप के दो त्रिभुज यदि लेते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। जैसे हम लोग का ये हाथ है, देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक ही हाथ, लेकिन इसके नीचे ये हाथ छुपा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, वैसी आकृति को हम लोग बोलते हैं कि एक समान आकृति है, और वो आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है, यानी कंग्रुएंट फिगर कहलाता है। सर्वांगसम आकृति का मतलब एक चीज और उदाहरण है, एक ही साल में मुद्रित सिक्का ले लीजिए आप, पैसा एक ही साल का। आप लोग देखे होंगे कि सिक्का की जो वृत्ताकार होता है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं एक ही साल की। तो एक ही साल के मुद्रित जो सिक्के होते हैं एकदम ठीक बराबर होते हैं, एक के ऊपर एक को रखिएगा पूर्णतः ढक लेगा। तो ढक लेगा तो उस स्थिति में उन दोनों जो सिक्का है वो सर्वांगसम वृत्त में आएगा, वो सर्वांगसम फिगर में आएगा, यानी कंग्रुएंट फिगर में। ठीक है, जैसे एक ही बैंक द्वारा दिया गया एटीएम कार्ड भी एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ढक जाएगा, एक दूसरे के ठीक बराबर रहता है, तो वैसे आकृति को हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। उसी तरह सर्वांगसम त्रिभुज भी हम लोग को पढ़ना है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण, ध्यान दीजिएगा, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि दो त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण क्या है, तो हम लोग आगे अभी आप लोग को बता रहे हैं। पहले यहाँ पर देख लीजिए, सर्वांगसम कहलाती है दो त्रिभुज ABC और DEF सर्वांगसम को सांकेतिक रूप में, इसको ट्रायंगल ABC लिख देंगे, इसको ट्रायंगल DEF लिख देंगे, और बीच में देखिए यही सर्वांगसम का चिन्ह होता है जिसमें इक्वल का चिन्ह रहता है, और उसके ऊपर ऐसी एक टेढ़ी आकृति होती है जिसे हम लोग सर्वांगसम का चिन्ह कहते हैं। यही सर्वांगसम का साइन है, चिन्ह है, ध्यान रखना है हम लोग को। तो दो फिगर यदि हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज खींचते हैं ABC, इसकी भुजा ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इसका 3 है और इसका 5 है। ठीक है, एक और आकृति लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये इसको कर लेते हैं DEF, और यहाँ पर भी हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें संगत भुजा पहले लिखेंगे। तो संगत भुजा हम लोग कैसे लिखते हैं, संगत भुजाएं। ठीक है, तो संगत भुजाएं का मतलब क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग साइड कहलाता है, SIDE। कोरेस्पॉन्डिंग साइड इसको बोला जाता है। हम लोग लंबाई के हिसाब से देखते हैं कि कौन सी भुजा इसमें, कौन सी भुजा इसमें किस भुजा के बराबर है। ध्यान देना है, बराबर हम लोग को देखना है। तो AB के बराबर इसमें देखिए आपको DE दिखाई दे रहा है, तो AB की संगत भुजा DE हो गई। ठीक है, तो AB की संगत भुजा क्या हो गया, DE। ठीक है, चलिए BC की संगत भुजा इसमें देखिए क्या है, EF। BC की संगत भुजा EF है, और AC की संगत भुजा उसमें देखिए क्या है, AC की संगत भुजा DF है। ठीक है, अब इसी के हिसाब से यदि हम लोग इसको सर्वांगसमता के रूप में, यानी कि इस रूप में यदि लिखना होगा, इसके चिन्ह के रूप में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए त्रिभुज ABC, पहला वाला त्रिभुज का आप किसी भी प्रकार से नाम लिख सकते हैं, ABC, BAC, CAB, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो ही हम लोग सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, हम लोग को संगत भुजा के हिसाब से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर AB के संगत भुजा DE है, तो इधर AB पहला और दूसरा स्थान पर है, तो DE भी इधर पहला और दूसरा स्थान पर होगा। ठीक है,
BC EF के संगत भुजा है, BC और EF संगत भुजा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो BC इधर देखिए दूसरा तीसरा है, तो EF इधर दूसरा तीसरा हो जाएगा, देखिए दूसरा तीसरा है। फिर इधर AC का संगत कोण DF है, तो AC फर्स्ट एंड लास्ट है, पहला और तीसरा, तो DF भी इधर पहला और तीसरा होगा, देख लीजिए DEF। इस तरह से हम लोग इसको सजाएंगे, ये नहीं कि किसी भी तरह से हमको लिख देना है, ये हमारा सत्य होगा। लेकिन यदि हम लोग मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? तो मिलाइए, संगत भुजा इसमें नहीं मिलेगा। AB के संगत भुजा D, देखिए A दूसरा है, B पहला, तो संगत भुजा D देखिए इधर पहला है, E दूसरा है, ठीक है। BC EF, BC फर्स्ट एंड लास्ट है, EF देखिए सेकेंड एंड लास्ट है, तो यहाँ पर तो गड़बड़ हो जा रहा है ना। इसके गड़बड़ होने के चलते हम लोग को क्या होगा कि संगत कोण प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग इसके अनुसार संगत कोण भी लिख सकते हैं। A का संगत कोण इधर A की जगह पर जो होगा D, B का संगत कोण E और C का संगत कोण F होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग संगत कोण यदि लिखते हैं, संगत कोण के मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, तो संगत कोण A का संगत कोण क्या होगा, ध्यान दीजिए, A की जगह पर देखिए दूसरी साइड पे क्या लिखा है, A की जगह पर इधर क्या लिखा है D, B का संगत कोण देखिए क्या होगा E और C का संगत कोण क्या होगा F, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे हम लोग सजाएंगे त्रिभुजों की सर्वांगसमता में। उसको पढ़ने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी था कि आखिर हम लिखेंगे कैसे, उसमें क्या क्या होता है, हम लोग वो सारा चीज देख रहे हैं यहाँ पर। यदि इस फिगर को हम लोग, आप लोग इसको पहले बना लीजिएगा, उसके बाद इसी फिगर पर फिर हम चेंज करके एक और दिखा देते हैं आप लोग को, ये लिख लीजिएगा पहले, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एक नाम दे देते हैं P, एक नाम दे देते हैं Q और एक यहाँ पर R। इसको हम 4 कर दे रहे हैं, इसको हम 3 कर दे रहे हैं और इसको हम 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बदल दिया है, फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो देखिए AB की संगत भुजा, अब देखिए कि उस त्रिभुज में कौन सा है, देखिए AB 4 सेंटीमीटर का है, A और B के बीच की दूरी जो लिखी गई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें 4 कौन है, देखिए QR, तो AB के संगत भुजा अब क्या हो जाएगा QR। चलिए फिर उसके बाद BC की संगत भुजा ये 5 है, तो देखिए 5 यहाँ पर PR मिल गया है, तो BC की संगत भुजा को हम लोग PR लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह AC की संगत भुजा इसमें देखिए PQ है, AC की संगत भुजा PQ है। अब इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, तो देखिए इस त्रिभुज को हम ABC लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला को किसी भी प्रकार से आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के अनुसार इसको सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए AB की संगत भुजा यहाँ पर QR है तो QR लिख लीजिए, BC की संगत भुजा PR दूसरा तीसरा है, तो यहाँ पर यदि P लिखते हैं दूसरा तीसरा हमको मिल जा रहा है, उल्टा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यदि यहाँ पर BC है और यहाँ पर PR देख रहे हैं ना कि PR है, इधर उल्टा है, B की जगह पर P होना चाहिए और C की जगह पर R होना चाहिए, यदि नहीं भी है उल्टा भी है और स्थान वही रखता है तो हमारा सही होगा, ये ध्यान रखना है। AC PQ फर्स्ट एंड लास्ट, AC देखिए PQ मिल रहा है ना, उल्टा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। लेकिन A और C जो है, AC को हम लोग CA भी बोल सकते हैं और PQ को QP भी बोल सकते हैं, इसलिए QP के रूप में भी यदि आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो अब हम लोग लिखे यहाँ पर मिल गया AB के संगत भुजा QR, BC के संगत भुजा PR, BC दूसरा तीसरा है, AB दूसरा तीसरा है, PR को हम लोग RP लिख दिए हैं, AC पहला और तीसरा, PQ पहला और तीसरा, देखिए इधर P है इधर Q है, ठीक है। यदि P को हम यहाँ पर कर देंगे सीधा करने के लिए तो गलत हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं PRQ। अब देखिए मिलाइए, AB की संगत भुजा QR पहला दूसरा है, यहाँ पर ABC ही रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए पहला दूसरा का, यहाँ पर देखिए QR आपकी बार पहला दूसरा नहीं मिल रहा है,
तीसरा दूसरा हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये सत्य होगा लेकिन ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। संगत कोण, इसमें त्रिभुज ABC सर्वांगसम, त्रिभुज QRP में संगत कोण कौन होगा? A का संगत कोण Q होगा, देखिए, B का संगत कोण R होगा और C का संगत कोण P होगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि अब आप लोग संगत भुजा और संगत कोण समझ गए होंगे। इसी के आधार पर हम लोग को ये एक्सरसाइज पढ़नी है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रायंगल, उस शुरुआत में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, इसलिए इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए कसौटियां देखेंगे। ये चीज हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, पीछे वाले क्लास में कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटियां क्या क्या होती है, उसी चीज को यहाँ पर हम लोग को देखना है। अब ध्यान दीजिए कि अभिगृहित 7.1 इसमें दिया गया है, एस के मतलब साइड, ए के मतलब एंगल और एस के मतलब साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम, ये अभिगृहित 7.1 है। और आप लोग जानते हैं कि अभिगृहित में जो चीज लिखा हुआ होता है वो पूर्णतः सत्य कथन होता है, जिसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग सूत्र की तरफ मान लेंगे कि ये ऐसा होता है, क्योंकि इसको सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ा क्रियाकलाप की जरूरत होती है, जो यहाँ संभव नहीं है। ऐसे हम लोग इसको समझ लेंगे कैसे क्या चीज है इसमें। तो देखिए दिया गया है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यानी कंग्रुएंट होते हैं यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण, दो भुजा और अंतर्गत कोण अभी आपको समझा रहे हैं क्या चीज है, दूसरे भुजा के दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम दो फिगर बना रहे हैं, एक फिगर हो गया और ये दूसरा फिगर हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम ABC और इसका नाम दे देते हैं PQR, ठीक है। और ये भुजा मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर का दिया है और ये भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का दिया है। उसी तरह इसमें भी 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, देखिए AB PQ के बराबर है और AC PR के बराबर है। तो ये तो संगत भुजाएं हो गई, दो भुजा, पहले त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज की दो भुजा के बराबर है। अब पूछ रहा है उनका अंतर्गत कोण। अंतर्गत कोण का मतलब क्या होता है, जो दोनों भुजा दी गई रहती है उन दोनों भुजा से कौन सा कोण बन रहा है वही उसका अंतर्गत कोण होगा। तो ये भुजा और ये भुजा से कौन सा कोण बन रहा है, ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को यहीं पर काट रही है और कहीं नहीं काट रही है। इधर तो पढ़ाएंगे तो काटेंगे ही नहीं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये अंतर्गत कोण है। मान लीजिए कि ये 60 डिग्री दिया गया है और ये भी 60 डिग्री दिया गया है, तो ये अंतर्गत कोण हो गया दोनों। इन दोनों भुजाओं से जो भुजाएं दी गई होती है, दो भुजा, उन दोनों भुजा से जो कोण बनेगा उसे अंतर्गत कोण कहेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभिगृहित के अनुसार यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQRP, ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, देखिए AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ, AC बराबर क्या है PR, और अंतर्गत कोण कौन कौन कोण है, इसमें एंगल A है और इसमें एंगल P है। और कोण भी लिखना आप लोग को बता चुके हैं कि यदि एक शीर्ष वाला यदि कोण नहीं लिखना चाहते हैं, आप 3 शीर्ष वाला कोण लिखना चाहते हैं, तो A को क्या लिखिएगा BAC, यहाँ पर A की जगह पर लिख दीजिएगा BAC और P की जगह पर QPR, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ऐसी स्थिति जब होगी दो त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर है और उन दोनों भुजा से बनने वाला अंतर्गत कोण भी यदि बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज। अब सजाइए, अभी पीछे जो संगत भुजा का नाम सजाना बताया है वो सजाना है। यहाँ पर AB PQ है तो AB पहला दूसरा, PQ पहला दूसरा कर दीजिए, AC PR फर्स्ट एंड लास्ट, PR फर्स्ट एंड लास्ट हो गया। अब देखिए एंगल A एंगल P के बराबर है तो एंगल A फर्स्ट स्थान पर है, एंगल P देखिए इधर फर्स्ट स्थान पर है, यानी कि तीनों हम लोग इसमें मिला चुके हैं। तो हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज सेम टू सेम बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो
तो ये भुजा भी अवश्य बराबर होगी, ऐसा त्रिभुज हम लोग लेंगे, ध्यान देना है। ये हमेशा दोनों त्रिभुज जो होगा समान फिगर होगा, एक समान फिगर होगा। इस फिगर को इस फिगर पर रख देंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, ऐसा फिगर होगा। ये सर्वांगसम आकृति है, ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब चलिए इसी की सहायता से, इसी अभिगृहित की सहायता से हम लोग प्रमेय 7.1 को सिद्ध करेंगे। इसमें देखिए दिया गया है कि ए का मतलब आपको बता चुके हैं, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड और ए फॉर एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम, या इसको हिंदी में पढ़ेंगे कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कोण है, इसमें दो भुजा थी, इसमें दो कोण है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा, जैसे इसमें अंतर्गत कोण लिए थे उसी तरह उसके अंतर्गत भुजा होगी। अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे तो इसी की सहायता से सिद्ध करेंगे, 7.1 की सहायता से। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख रहे हैं, देखिए प्रूफ में हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे पहले यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो दोनों फिगर होगा एकदम एक समान होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसको हम ले लेते हैं ए बी सी और इसको ले लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना कि दो त्रिभुज कौन कौन, ए बी सी और पी क्यू आर है, और पी क्यू आर है, जिनमें ध्यान दीजिएगा हम लोग को यहां पर क्या दिया है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा। तो ध्यान दीजिएगा दो कोण हम लोग ले लेते हैं किसी को, जिनमें कोण ए बराबर कोण बी, कोण बी बराबर कोण क्यू ले लेते हैं, और एक अंतर्गत भुजा। ध्यान दीजिएगा इस त्रिभुज में हम कोण ए और बी लिए हैं, ए और बी, तो दोनों कोण, ये दोनों कोण इस त्रिभुज में जिस भुजा पर बनेगा वही भुजा उसके अंतर्गत भुजा होगी। तो ए और बी दोनों जो कोण है वो भुजा ए बी से बन रही है। दोनों कोण में ए बी जो है भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो इस भुजा को हम लोग अंतर्गत भुजा कहेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर ले लेते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न का मतलब थ्योरम के हिसाब से, थ्योरम बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा यदि एक त्रिभुज के दो कोण, तो दो कोण हम देख लिए हैं बराबर, और उसके अंतर्गत भुजा, अंतर्गत भुजा कौन सी होगी देख लीजिए, अभी आपको बताया इस त्रिभुज में P और Q कोण लिए हैं, P और Q, जिसके अंतर्गत भुजा क्या होगी PQ। तो PQ लिखे हैं यहाँ पर देख लीजिए। इस त्रिभुज में हम लोग एंगल लिए हैं A और B, तो A और B जिस भुजा से बनेगा, तो ध्यान दीजिए A कौन कौन भुजा से बन रहा है, AB और AC से बन रहा है, AB और AC से एंगल A बन रहा है, ठीक है। और एंगल B किससे बन रहा है, AB और BC से, AB और BC से। इन देखिए तो ये साइड में कौन सा कॉमन है, AB, तो यही अंतर्गत भुजा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, उसी तरह उस त्रिभुज में भी P और Q के अंतर्गत P और Q कोण यदि दिया रहेगा तो उसके अंतर्गत भुजा कौन होगी, PQ। अब ध्यान दीजिएगा यदि इसमें B और C कोण ले रहे हैं तो अंतर्गत भुजा क्या होगी, BC। यदि मान लीजिए यहाँ पर B लिख दिए और यहाँ पर C लिख दिए, तो B की संगत भुजा यदि Q ले रहे हैं यहाँ पर, और C के संगत कोण हम R ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अंतर्गत कोण क्या मिलेगा, इसमें BC ले लिया है तो BC हो गया, ठीक है। और इसमें हम लोग QR लिए हैं, Q और R, तो हमको QR मिल जाएगा। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए इसमें स्थिति 1 लिखते हैं। देखिए इसमें 3 स्थिति होता है। स्थिति 1 लेते हैं कि जब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, जैसे जो भुजा हम लोग को दिया गया है प्रमेय में, उस भुजा को छोड़कर दो और भुजा बच रहा है, उन दोनों में से किसी एक को हम बराबर लिख देंगे, ठीक है।
जब ए बी बराबर पी क्यू, तो ध्यान दीजिएगा, अब तो हमको ए बी बराबर पी क्यू भी मिल गया रचना से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बी सी बराबर क्यू आर जो हमको दिया है वो लिख लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, ये रचना किया है हम लोग तो लिख देंगे रचना से, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए दो भुजा हमने लिए, पहला त्रिभुज में ए बी बी सी और ए बी, तो देखिए ए बी और बी सी से कौन सा कोण बन रहा है बी, और इस उस त्रिभुज में हम लोग लिए हैं क्यू आर और पी क्यू, तो पी क्यू और क्यू आर के बीच कौन सा कोण बन रहा है क्यू, तो इसमें बी बन रहा है इसमें क्यू बन रहा है, बी और क्यू हमको बराबर मिला ही है प्रश्न से, तो लिखेंगे और कोण बी बराबर कोण क्यू, कहां से तो दिया गया है, ठीक है। और हम लोग इसको देखते हैं इस अभिव्यक्ति के हिसाब से, तो दो भुजा बराबर है और उसका अंतर्गत कोण बराबर है, इसके हिसाब से देखिए, ठीक है। तो दो भुजा हमको कौन कौन बराबर मिल गया, ये और ये और ये, दोनों भुजा बराबर मिल गया, और दोनों भुजा से जो ए अंतर्गत कोण बन रहा है वो हमको बराबर मिल रहा है कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं, इसलिए इस समान समता का प्रयोग करेंगे हम लोग एस ए एस, तो लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता से, उसका नाम हम लोग जरूर लिखेंगे जिसका हम लोग जिस क्राइटेरिया का जिस कसौटी का हम प्रयोग कर रहे हैं उस कसौटी का नाम यहाँ पर लिखेंगे समता से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, कौन त्रिभुज था, तो अब सजाइए बी सी क्यू आर, चलिए ए बी पी क्यू फर्स्ट सेकंड, तो पी क्यू हो गया, बी देखिए क्यू की जगह पर है, बी बीच में है, इधर भी क्यू देखिए बीच में है, ठीक है। स्थिति टू में क्या होगा कि ए बी को हम बड़ा ले लेते हैं पी क्यू से, ध्यान दीजिए ए बी को हम मान लेते हैं कि बड़ा है पी क्यू से, ध्यान दीजिए केवल मानते हैं, फिगर चेंज नहीं हो, क्योंकि फिगर चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए याद रखना है। तो यहाँ पर ए बी सी हम ले लेते हैं, यहाँ पर पी क्यू और आर ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग मान लिए हैं कि ए बी जो है इस पी क्यू से बड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक रचना हम लोग कर लेंगे कि सी ई, ये ई बिंदु ले लेते हैं और मान लेते हैं कि बी ई जो है वो पी क्यू के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओ, तो अब रचना में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रचना में क्या लिखेंगे बी ए बी पर एक बिंदु ई इस प्रकार लिया कि ध्यान दीजिएगा बीई बराबर पी क्यू है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज बीईसी, चाहे ईबीसी कर दीजिए, ईबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में। अब इसमें हम लोग सजाएंगे अभिक्रिया 7.1 की तरफ, इसकी तरह हम लोग सजाएंगे क्योंकि इसी की सहायता से इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ईबीसी में सबसे पहले हमको देखिए बीई बराबर पी क्यू मिला है, इसको हम लोग लिख देंगे रचना से, ठीक है। और दिया गया है हमको बीसी बराबर क्यू आर, वो लिख देते हैं बीसी बराबर क्यू आर, यहां पर लिख देंगे दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखिए इस त्रिभुज में हम लोगों को भुजा लिया है बीई और बीसी, देखिए बीई और बीसी, इससे कौन कौन बन रहा है एंगल बी, और उस त्रिभुज में कौन कौन लिया है पीक्यू क्यू आर, पीक्यू और क्यू आर, इससे कौन एंगल बन रहा है ये, तो कोण बी कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, तो देखिए हमको दिया क्या है कोण बी बराबर कोण क्यू, तो लिखेंगे हम लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको भी लिख देंगे दिया गया है, यानी प्रमेय में हमको प्राप्त है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अब देखिए दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण हम बराबर कर लिया है यहाँ पर, तो हम लोग फिर एस ए एस सर्वांग समता से लिख सकते हैं, एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग
समता से, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ए से ए सर्वांग समता से त्रिभुज EBC सर्वांग सम होगा किसके, मिलाइए अब। तो देखिए यहाँ पर बी जो होगा वो PQ के बराबर है, तो BE तो PQ ऐसे कर लेंगे, जैसे जैसे है उसी तरह से रहिए। बी दूसरा स्थान पर था, E पहला स्थान पर था, उसी तरह हम P को दूसरा स्थान पर, Q को पहला स्थान पर कर दिए। BCQR इधर देखिए BC सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर सेकंड Q नहीं आ रहा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, QP कर देंगे और यहाँ पर R कर देंगे। तो अब देखिए BCQR, BC दूसरा तीसरा, और यहाँ पर देखिए QR भी दूसरा तीसरा हो गया। कोण B कोण Q के बराबर जगह पर होना चाहिए, तो कोण B देखिए बीच में है, इधर भी कोण Q बीच में है। फिर से मिला लीजिए 20 BEPQ, BEPQ देखिए इधर उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर है, दोनों सेम चीज है। थोड़ा सा क्रम के अंतर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेखाखंड AB को हम लोग AB भी पढ़ते हैं, BA भी पढ़ते हैं, ठीक है, AB बराबर BA होता है, उसी तरह BE PQ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो जब हम लोग जानते हैं ना कि जब दो त्रिभुज समसम होता है तो संगत कोण कैसे मिलता है, E बराबर B, B बराबर Q, C बराबर R। तो E का मतलब इस एंगल से हुआ, इस एंगल से नहीं, ध्यान दीजिएगा। E कोण का मतलब क्या हुआ, ये कोण। C कोण का मतलब, इस त्रिभुज में C कोण का मतलब क्या होगा, ये कोण होगा, पूरा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल लिए है EBC, तो इसी ट्रायंगल में जो C पर कोण बनेगा उस C की बात हो रही है यहाँ पर। तो उस C को यदि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इस C को, तो क्या मिलेगा, BCE, ध्यान दीजिएगा। और इसमें हम लोग C की जगह पर इसमें देखिए R है, R को हम क्या लिखेंगे, PRQ, इसको कर देंगे 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमको जो प्रश्न में है, हमको प्रश्न में C बराबर R दिया गया है, C बराबर R। C का पूरा नाम लिखिए त्रिभुज ABC में, ACB, और R का पूरा नाम लिखिए PRQ, इसको कर देंगे हम लोग सेकेंड। अब देख रहे हैं कि 1 और 2 में BCE जो है PRQ के बराबर है, और इसमें ACB PRQ के बराबर है, तो दोनों का RHS बराबर है, तो LHS बराबर करेंगे हम लोग। तो 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं, देखिए यहां से यहां आ जा रहा है, हम लोग लिखेंगे 1 और 2 से क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, BCE बराबर ACB, BCE बराबर ACB, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब देखिए मिलाइए, यहाँ पर BCE जो है वो ACB के बराबर होगा कभी, ये कोण, ये पूरा कोण के बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, तो क्या हो सकता है कि यह संभव नहीं, लिखेंगे कि यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, कब संभव होगा, जब E जो होगा वो A पर होगा, E यहां पर हो जाएगा तो हो जाएगा, संभव है जब A और E एक ही बिंदु हो, ठीक है, एक ही बिंदु हो, तब जाकर ये संभव होगा। और जब A और E एक ही बिंदु हो जाएगा तो ABC और EBC दोनों एक ही त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR में, ठीक है। देखिए पहला स्थिति में भी हम लोग त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR निकाले, दूसरा स्थिति में भी हम लोग निकाल लिए हैं। इसी तरह एक स्थिति और होती है जिसमें हम लोग दूसरा वाला PQ को हम लोग, ये जो हम लोग AB ग्रेटर देन PQ लिए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें PQ को बड़ा कर देंगे, ये चीज जो हम लोग C इसमें खींचे हैं वो इसमें खींच देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसी पर हम स्थिति 3 हम लिख देते हैं आपका, पहले आप लोग इसको बना लीजिएगा, हम इसी पर चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्थिति 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो अब की बार हम ले लेंगे PQ बड़ा है AB से, ध्यान दीजिएगा, तो ये हटा देंगे अब की बार यहाँ से हम लोग, और ये भी चीज ठीक इसमें खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एस कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या लेंगे, लिखेंगे PQ पर
PQ पर एक बिंदु S, देखिए कितना आसान है, इस प्रकार लिया कि AB बराबर SQ, AB बराबर क्या लिखेंगे SQ, ठीक है। अब त्रिभुज ABC और SQR में लिखेंगे, त्रिभुज ABC और SQR में, ठीक है। ये AB बराबर SQ, AB बराबर SQ पहले लिख लेंगे क्योंकि हमको रचना से दिया गया है, ठीक है। BC बराबर QR, देखिए यहां से दिया गया है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सा कोण, देखिए इसमें हम लोग कौन कौन सा भुजा लिया है, ABBC, ABBC के अंतर्गत कोण B है और SQQR के अंतर्गत कोण Q है, तो B बराबर Q हमको दिया गया है, यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। तो फिर SAS का मतलब दो भुजा और एक कोण देख लीजिए है, दो भुजा इसमें है, एक कोण है, उसी तरह इसमें भी दो भुजा एक कोण हमको मिला हुआ है। तो SAS सर्वसमता से हम लोग लिख सकते हैं कि ABC जो है वो SQR के सर्वांग समूह, ठीक है। मिला लीजिए AB SQ, BC QR, और फिर एंगल B के जगह पर एंगल Q है इधर, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए कि इस कोण को हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इस कोण को ACB, ठीक है, ACB लिखेंगे और इस कोण को हम लिखना चाहेंगे तो SRQ लिखेंगे, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोण C बराबर 8 हमको दिया गया है, तो कोण C को हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ACB लिखेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, कोण R को PRQ लिखेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि इसमें 1 और 2 में ACB उभयनिष्ठ है, तो हमको क्या मिलेगा, SRQ बराबर PRQ, ध्यान दीजिएगा SRQ बराबर PRQ, यह और ध्यान दीजिए ACB और PRQ से हमको प्राप्त हो चुका है PRQ SRQ के बराबर है, ये संभव है, ये कोण इस कोण के बराबर है नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ये संभव कब होगा, जब S यहाँ पर पहुंच जाएगा तो ये जो लाइन खींचे है वो लाइन इसको ढक लेगा PRQ, तो दोनों त्रिभुज सेम हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, ये तभी संभव है जब P और S एक ही बिंदु हो, तो उस त्रिभुज में हम लोग त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR कर सकते हैं, या त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज SQR भी कर सकते हैं, क्योंकि S तो P हो चुका है, S और P दोनों सेम बिंदु हो चुका है, तो यहाँ पर SQR भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग प्रश्नावली पढ़ने के लिए ये 7.1 ये जो कसौटी दूसरा पहला कसौटी तो अभिगृहित पढ़े थे, दूसरा कसौटी यहाँ हम लोग प्रमेय में पढ़े हैं, जिसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा रिवीजन जरूर कीजिएगा और ध्यान से, यदि एक बार समझ में नहीं आया तो दूसरा बार फिर देखिएगा, इसको तीसरा बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम जरूर कहते हैं कि ये समझ में आएगा ही, ठीक है। ये जो हम लोग प्रमेय 7.1 और अभिगृहित 7.1 पढ़े हैं उस पर एक नोट है। अभी 7.1 प्रमेय में हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और उसके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होती है। क्या ऐसा भी है कि दो कोण बराबर हो और उन तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा यदि बराबर हो तो क्या त्रिभुज सर्वांगसम होगा? तो उसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम लोग आंसर दिए हैं कि यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो और संगत भुजाओं में से कोई भी एक युग्म यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा और इसका नाम होगा AAS सर्वांगसमता। क्यों बराबर होगा? तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक ये और एक ये, इसका नाम दे रहे हैं ABC और इसका नाम दे रहे हैं PQR, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी हम 4 सेंटीमीटर ले लिए हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं 70 डिग्री और यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 60 डिग्री, फिर उसी तरह यहाँ पर 70 कर दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि ये कोण के बराबर है और ये कोण के बराबर है तो ये इस कोण के अवश्य बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 70 और 60 कितना हो गया? 130 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का मिल जाएगा? 50 डिग्री का। इसमें भी जोड़िएगा तो वही मिलेगा 130, ये भी 50 का मिलेगा। यानी किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर है तो उसका तीसरा कोण भी अवश्य बराबर होता है।
इस स्थिति में यदि इन तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का अंतर्गत भुजा तो आपका ए भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर AC दिया गया है, और इसमें PQ का अंतर्गत भुजा आपको PQ मिलेगा, लेकिन इसमें दिया है PR। तो इस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांग होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B, एंगल B बराबर एंगल Q, और AC बराबर PR। और तब हम लिखेंगे इसी सर्वांग समता का नाम लिखेंगे कि A सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। सजाइएगा, A की जगह पर P है, B की जगह पर Q है, और AC PR है फर्स्ट एंड लास्ट, तो फर्स्ट एंड लास्ट R हो जाएगा। PR देखिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR के। याद रखिएगा कि कैसे हुआ ये, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के द्वारा हम लोग इन दोनों को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, और इस सर्वांग समता नियम को हम लोग AS लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी जो हम लोग अभिगणित 7.1 पढ़े, प्रमेय 7.1 पढ़े और ये नोट पढ़े, तीनों की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 बनाएंगे। इसलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आज के क्लास में बस यही तक हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे इसी की सहायता से। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।